Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीक्षा और एक बार फिर मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ ऑन अचीवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आपने देखा और आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बच्चों को बड़ा ही लेंथी और प्रॉब्लमेटिक लगता है बिकॉज इट हैज़ सो मैनी आर्टिकल्स नियर अबाउट 448। ठीक है, तो बच्चों को लगता है कि हम इतने सारे आर्टिकल्स को कैसे लर्न करें, सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। बट गाइस, हमको ऐसा नहीं करना है, बैल की तरह काम नहीं करना है, हमें स्मार्ट पर्सन की तरह काम करना है। हम लोग सिर्फ उनको याद करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एग्जाम्स में आते हैं और आने का चांस है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए सभी आर्टिकल्स को नहीं लिया है, सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिए हैं। ठीक है, पर सबसे पहले गाइस, जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर टैप करें। ठीक है, इससे आपको नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल जाएगी। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज वो वीडियो को लाइक करना मत भूला कीजिए और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर किया कीजिए। ठीक है, चलिए गाइस, सबसे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें। जैसे आपको पता है टॉपिक क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जब हमें कोई टॉपिक पढ़ना होता है उसका इंट्रो तो नेसेसरी होता है। ठीक है, तो असेंशियल होता है इसका इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको बता देती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, रेडी कब हुआ। 26 नवंबर 1949। फटाफट कर रही हूँ। ठीक है, 1949 में 26 नवंबर को ये रेडी हो गया। इम्प्लीमेंट कब हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ ये 26 जैन 1950 को। ठीक है, 50 को ये इम्प्लीमेंट हो गया था। अब जब ये बनकर रेडी हुआ देन इसके अंदर इसके अंदर क्या था, इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थी। अनुसूचियां बोलते हैं ना अब इसको, कि अनुच्छेद कितने थे 395, पार्ट्स कितने थे, भाग कितने थे 22 एंड अनुसूचियां कितनी थी 8। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट के प्रोसीजर के द्वारा कितनी हो गई हैं, 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है, इतने याद रहेगा। अब हमें बात करनी है आर्टिकल्स की, हमारा टॉपिक आर्टिकल्स है। तो चलिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे जो आपके काम आने वाले हैं वो विद ट्रिक्स और बहुत ही अच्छी नॉलेज के साथ आपके लिए मैं आर्टिकल्स लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों प्लीज शिद्दत से वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए। आप लोग क्या करते हो, या तो वीडियो बीच में छोड़ देते हो या आप लोग स्किप करके देखते हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। आप अपने ड्रीम के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए ना। अच्छे से देखिए वीडियो को और लास्ट तक देखिए प्लीज। और जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उनका मुझे आंसर चाहिए, तभी तो ना मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट ला पाऊंगी। अच्छा काम करने का मन करता है आपके लिए। चलिए पहले आर्टिकल की बात कर लेते हैं। पहला आर्टिकल, अब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी भी देश का हम संविधान खोलते हैं तो ओपन करते हैं तो उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आर्टिकल में सबसे पहले देश की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब फर्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया है, स्टेट्स का एक यूनियन है, उनका समूह है स्टेट्स का। ठीक है, छोटी छोटी स्टेट्स ने मिलकर एक देश को बनाया है। पहला आर्टिकल ये बोलता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रियम्बल के अंदर भारत के लिए या संविधान के अंदर भारत के लिए कौन कौन से वर्ड, क्या नेम यूज किए गए हैं। तो इंडिया यूज हुआ है, भारत हुआ है, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल थर्ड, सेकंड मैंने स्किप किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। थर्ड इंपॉर्टेंट है, बट हाँ जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं वो आपको करने पड़ेंगे। पहला क्या कहता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब स्टेट्स की बात है तो न्यू स्टेट्स कैसे बनेंगी। ठीक है, उनमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, एरिया वाइज हो सकता है, बाउंड्री वाइज हो सकता है, उनका नेम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अक्सर आप लोगों ने देखा ना, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, कभी नहर को लेकर, कैनाल को लेकर, कभी बाउंड्री को लेकर, कभी एरिया को लेकर, कभी डिस्ट्रिक्ट को लेकर। वो क्लेम करते हैं कि ये हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट है। अब पंजाब हरियाणा का भी चलता रहता है कि वो बोलते हैं कि जब पंजाब हरियाणा का डिवीजन हुआ था तो हमें 40% लैंड अलॉट हुई थी, जिसमें से ओनली वी हैव प्रोवाइडेड ओनली 22
वो 18% और डिमांड करते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा इशू चलता रहता है, सो करता है, ठीक है। ओके, एंड आर्टिकल नंबर 5 to 11, इसमें क्या है, आपको मे बी याद होगा कि 2020 यानी इसी साल जैन-फेब में एक इशू क्रिएट हुआ था, CAA। क्या था ये? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, राइट। इसमें क्या था कि जो भी बाहर से माइग्रेंट आए हुए थे उनका सिटीजनशिप को लेकर थोड़ा मसला था। तो वो सिटीजनशिप का इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया कि आपको पता होना चाहिए, वो 5th से 11th आर्टिकल में एंश्योर्ड है। ओके, इसमें क्या है कि मान लीजिए 5th में ऐसे है कि जो भारतीय नागरिक है उसको यहाँ की नागरिकता कैसे मिलेगी, उसका प्रोसीजर है, थोड़ा एलिजिबिलिटी वगैरह क्राइटेरिया है। फिर एक आर्टिकल है उसमें क्या आ जाता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं तो उनकी सिटीजनशिप का क्या सिस्टम रहेगा, या बाहर से जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं या फिर कुछ इंडियंस हैं जो फॉरेन में सेटल हो जाते हैं और उनका सिटीजनशिप कैसे कैंसिल हो जाएगा या कैसे बना रहेगा एटसेट्रा, ये प्रोसीजर हैं वो सारे 5th to 11th आते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है आपके पास ऑप्शन आ जाए चार कि सिटीजनशिप से कौन सा आर्टिकल डील करता है, मान लीजिए एक 5th हो, एक 9th हो, नहीं सॉरी 9th नहीं 5th हो और कुछ भी और अलग हो, तो आपको 5th पे टिक कर देना है, ठीक है। मेरा पर्पज सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करना है कि देखिए आर्टिकल 1 स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स बता रहा है इंडिया को, आर्टिकल 3 बताता है कि जो न्यू स्टेट्स हैं वो कैसे बनेगा, उनका फॉर्मेशन, और 5th से 11th सिटीजनशिप, ठीक है, 5 से 11। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स क्या है? आपको पता है वो मौलिक अधिकार जो हमें संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, ठीक है। कितने टाइप के हैं? 6 टाइप के, जिसमें क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, और बताइए, रिकॉल कीजिए। चलिए मैं आपको पहले शॉर्ट ओवरव्यू देती हूँ इसका। फर्स्ट क्या है? राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18 आर्टिकल्स में है। फिर राइट टू फ्रीडम 19 to 22, ठीक है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23rd to 24th। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25th से 28th आर्टिकल में है ये। उसके बाद 5th नंबर पे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, ये किस में है? 29 से 13th तक। एंड उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज़ नोन एज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी आत्मा, उसका हार्ट, और किसने कहा इसको? भीमराव अंबेडकर ने, कि आर्टिकल 32 इज नोन एज हार्ट एंड वेरी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये 6 राइट्स हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। मीन्स वैसे तो ये 12 से 35 तक है, ठीक है, बट मेरा टारगेट क्या है? आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करवाना। तो जो मैं आपको करवा रही हूँ 14 से करवा रही हूँ। 14th आर्टिकल किससे डील करता है? वो डील करता है इक्वालिटी से, क्योंकि जो 14 से 18 हम पढ़ने वाले हैं वो राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। तो पहला है इक्वालिटी कि कानून, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कानून के समक्ष समानता, कि जो सभी नागरिक हैं किसी भी धर्म के हों, जात के हों, मेल हों, फीमेल हों, गरीब हों, रिच हों, एवरीथिंग जो भी होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव वगैरह नहीं किया जाएगा, वो सब इक्वल है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका 14 क्या है? इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15, जब हम इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, पक्षपात नहीं होगा, ठीक है। लिंक कीजिए कि 14 क्या कहता है कि आप इक्वल हो, 15 क्या कहता है कि अब इक्वल हो गए हो तो डिस्क्रिमिनेट कहेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेट किन बेसिस पे नहीं होगा? रिलीजन के बेस पे, रेस, कास्ट, सेक्स एटसेट्रा, ठीक है। किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ या किसी भी आधार पर आपके साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 16, अब आपके साथ पक्षपात नहीं किया जा रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी भी इक्वल मिलेगी। तो क्या है कि जो भी किसी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या कुछ भी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, तो उसमें आप सब लोग इक्वल क्वालिफाई करोगे, ठीक है। अब इक्वल क्वालिफाई किया है, आप लोगों ने उस चीज़ को अटेन कर लिया, प्राप्त कर लिया आप लोगों ने, तो अनटचेबिलिटी कहाँ से रह गई? जब आप लोगों ने किस चीज़ को गेन कर लिया सब लोगों ने, ठीक है। मैं एज एक जॉब का एग्जांपल देती हूँ, आप लोग इक्वल हो, ठीक है, 14 से लेके चलते हैं, आप लोगों को जॉब चाहिए, आप लोग इक्वल हो तो पक्षपात नहीं करेंगे, आप लोगों ने अप्लाई कर लिया, अब अपॉर्चुनिटी आपको बराबर मिल गई है, ठीक है, आप लोग अपनी सीट्स पर बैठ गए हो। उसके बाद अब अपॉर्चुनिटी सेम मिल गई है, सेम जॉब कर रहे हो, तो अनटचेबिलिटी काहे की रह गई? छुआछूत का मतलब ही नहीं ना बनता। तो जो आर्टिकल 17 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये अक्सर बार बार रिपीट मोड पे चलता है कि आर्टिकल 17 छुआछूत की समाप्ति से रिलेटेड है, और जब छुआछूत की समाप्ति नहीं रही, आप लोग इक्वल बैठे हो, तो एंड ऑफ टाइटल्स। एंड ऑफ टाइटल्स क्या है? कुछ बच्चों को ये क्लियर नहीं हो पाता कि कौन से टाइटल्स की बात है। जब अंग्रेजों का टाइम था
तो बड़े बड़े लोगों को कुछ टाइटल दे दिए जाते हैं, जैसे राय बहादुर समथिंग, ठीक है, तो जैसे केसर हिंद एटसेट्रा। तो ऐसे टाइटल्स अब नहीं रहेंगे, जब सब इक्वल हो गए तो टाइटल्स का क्या मतलब है, ठीक है। चलिए, आपके इक्वलिटी के राइट्स हो गए, राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या है, ये 19 से 22 तक एंश्योर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो 19 है वो हमें 6 टाइप की फ्रीडम देता है, फ्रीडम की बात हो रही है ना, फ्रीडम। तो 19 हमें 6 टाइप की फ्रीडम देता है। कौन सी? स्पीच की, कि हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, जो हमें बोलना है बोल सकते हैं। हाँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को गलत बोलोगे, ठीक है। आप अच्छी चीज़ कहीं खड़ के या कुछ भी है एक्सप्रेस कर सकते हो। उसके बाद असेंबल, आप लोग इकट्ठे हो सकते हो कहीं भी, ठीक है। टू मेक यूनियंस, आप यूनियंस, एसोसिएशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। मूव फ्रीली, आप लोग इंडिया में कहीं भी फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। रिसाइड, आप कहीं भी जाकर रह सकते हो, रिसेटल हो सकते हो। उसके बाद प्रोफेशन, आप किसी भी स्टेट में गए हो, कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये 6 टाइप की आर्टिकल 19 फ्रीडम देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आर्टिकल है 19A। अब देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 395 आर्टिकल से 448 ऐसे नहीं हुए कि 396 नया बना, ऐसा नहीं है। आर्टिकल आज भी वही है, 395 ही है, बट उनमें क्या है कि क्लोज के अंडर जैसे 19A 19B ऐसे करके ऐड हो गए हैं, तो काउंटिंग वाइज वो 448 हो गए हैं, बट आज भी एक्चुअल में 395 ही हैं। अब ये देखिए, अब ये आर्टिकल है 19A, ठीक है। ये क्या क्या दे रहा है हमें? इट प्रोवाइड्स अस राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि हम लोगों को राइट है, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, देन वी कैन अप्लाई फॉर RTI, ओके। इसमें आप किसी भी प्रकार से, किसी भी ऑफिस से, यूनिवर्सिटी से कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो और आपको वो मिलेगी, ठीक है। चलिए, आपको मुझे ये बताना है कि RTI को एडॉप्ट करने वाली सबसे पहली स्टेट कौन सी बनी थी और ये कब कब इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। इतना करेंगे ना आपके मेरे लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 20। यहाँ पे गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो आर्टिकल हैं 20 से लेकर 22 तक, एक्सेप्ट ये, इसको मैं बाद में बताती हूँ आपको। ये जो 20 है, 21 है और 22 है, ये एक्चुअली ये कैदियों के राइट्स से रिलेटेड है। मीन्स कैदी यानी जो किसी व्यक्ति के ऊपर पुलिस कस्टडी का केस चलता है या कुछ भी है, तो उससे रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड के हैं आर्टिकल्स, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये मैं आपको आज बहुत ही धैर्य से, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ और इसके ऊपर मैंने बहुत काम भी किया है। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 20 किससे डील करता है? प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब डायरेक्ट बच्चे जब इसको पढ़ते हैं उनको मीनिंग ही क्लियर नहीं हो पाता कि क्या कह रहे हैं ये। इसमें क्या है, इसमें तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब बड़े प्यार से और ध्यान से सुनिए, नोट करना हो कर लीजिए। इसमें क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, ठीक है, कि हम आपको अरेस्ट करने वाले हैं, बट ये आर्टिकल आपको क्या प्रोविज़न प्रोवाइड करता है? ये बोलते हैं कि तब तक आपको दोषी करार नहीं किया जाएगा जब तक वो काम जो आपने कार्य किया है वो कानून की नज़र में एक दोष नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपने आज मर्डर कर दिया है और कानून की निगाह में मर्डर करना कोई दोष नहीं है, ठीक है, तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाता। बट मान लीजिए आपने शराब पी है, हालांकि बुरी चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए। मान लीजिए कोई ड्रिंक करता है और कानून की निगाह में ड्रिंक करना इज़ अ क्राइम, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी वहाँ पे कानून की नज़र में वो दोष होना चाहिए जिसके लिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, अदरवाइज आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इतना क्लियर है। इसी में जो सेकंड चीज़ आती है आर्टिकल 20 में ही एक आती है कि आपको एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने मर्डर किया है, आपके ऊपर मर्डर के 2 केस नहीं चला सकते, आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है कि आपको आपका गुनाह कबूल करने के लिए, खुद को विटनेस बनने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा कि अपना दोष आप कबूल करिए, ठीक है। तो ये फ्रीडम आपको आर्टिकल 20 देता है। रिकॉल कीजिए इसको। पहली है कि आपको तब तक दोषी सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक वो दोष कानून की निगाह में दोष नहीं है। दूसरा, आपको एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिल सकती उस क्राइम के लिए, सेम क्राइम के लिए। उसके बाद तीसरा, आपको खुद अपने गुनाह को कबूल करने के लिए विटनेस नहीं बनाया जाएगा, जबरदस्ती नहीं बनाया जाएगा। हाँ, आप खुद मान लेते हैं तो वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21, ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें क्या है कि आपको पर्सनल लाइफ जीने का
आपकी खुद की जो निजी ज़िंदगी है, ठीक है, उसका राइट मिला है इसमें आपको। और ध्यान रहे कि जो आर्टिकल 20 है और 21 है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में ये दोनों सस्पेंड नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई बाहर आक्रमण हो गया है देश पर, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी इन दोनों आर्टिकल्स को, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कौन से दो आर्टिकल हैं जो कभी भी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होते, तो वो आर्टिकल 20 एंड 21 है। क्योंकि ज़बरदस्ती ना तो आपको वो जेल में गिर सकते हैं और ना ही आपका जीने का अधिकार छीन सकते हैं, ठीक है। तो इतना दो आर्टिकल आपके पास रहते हैं। उसके बाद आर्टिकल है 21A। ये पता नहीं कैसे फ्रेमर्स ने इसमें यहाँ डाल दिया। जब ये पुलिस से रिलेटेड चल रहे थे आर्टिकल, तो उसमें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ से आ गया है। चलिए जो भी है उनकी मर्जी है, 21A में डाल दिया उन्होंने कि ये एक राइट बन गया है बच्चों का कि 6 ईयर से लेके 14 ईयर की एज तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 22। इसमें क्या है दोस्तों, इसके अंदर भी आपको कुछ राइट्स मिलते हैं। क्या कि एक तो आपको पहले आपका दोष बताए बिना कि मेरा जुर्म क्या है, उसके बताए बिना आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। पहला तो होगा कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपने ये मर्डर किया है, आपने ये ऑफेंस किया है, दैट्स व्हाई वी आर अरेस्टिंग यू, राइट। उसके बाद सेकंड क्या है इसमें चीज़ कि मान लीजिए आपको, चलो एक बता भी दिया उन्होंने कि आपने जुर्म किया है और आपको उन्होंने अरेस्ट करके डिटेन कर लिया है, तो उसके बाद आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर किसी भी कोर्ट, मान लीजिए स्टेट की कोर्ट है, नियर कोई भी पास की कोर्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, तो उसमें आपको वहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। तो पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा तो बिना आपको कोर्ट के सामने अपीयर करे बिना नहीं रख सकती है, तो ये भी आपके लिए एक प्रिविलेज है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको उन्होंने अरेस्ट कर भी लिया है, तो आपके पास राइट रहेगा कि आप बोल सकते हो कि मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है, ठीक है। तो उस चीज़ को पुलिस डिनाई नहीं कर सकती है। हाँ, बट एक चीज़ है कि जब ये सारी चीज़ें डिनाई हो जाती हैं, एक्सेप्शनल केस, उसमें क्या है, वो है प्रिवेंटिव, ये क्या है, प्रिवेंटिव। प्रिवेंट क्या होता है, ये देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक नज़रबंदी सुने हो आप लोग कभी। इसमें क्या है कि जब पुलिस को लगे कि कोई फॉरेनर, कोई भी एलाइन आया है या कुछ भी, या कोई देश का ही व्यक्ति देश के लिए खतरा साबित हो सकता है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है, लोगों को भड़काकर दंगे करवा सकता है, तो ऐसे केसेस में प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर, निवारक नज़रबंदी के नाम पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। वहाँ ये 22 की जो आपको प्रोविजंस प्रोवाइड की गई थी कि जुर्म बिना बताए बिना आपको कैद नहीं किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई टेररिस्ट है जिस पर हमें डाउट तो है, बट हमारे पास कोई उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो हम उसको अरेस्ट करना चाहते हैं, हमें पता वो दंगे करवा देगा, तो ऐसे तो वो 22 आर्टिकल यूज़ करेगा और बोलेगा मेरा जुर्म क्या है, और जुर्म के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तो पुलिस उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के नेम पर अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये रहेगा, बट फिर भी कई बार कोई निर्दोष पकड़ा जा सकता है इस चक्कर में, तो उसका भी सोल्यूशन दिया है गवर्नमेंट ने। वो की क्या दिया है कि 3 मंथ से ज़्यादा नहीं रख सकते हो आप, ठीक है, तो वो थोड़ा प्रिविलेज हो जाएगा। चलिए, अब ये प्रोविज़न, ये जो आर्टिकल थे आपको मैंने बता दिया कि ये कैद से संबंधित ऑफेंसेस और डिटेंशन से संबंधित थे, ठीक है। चलिए ये वाला, इसको, ये एजुकेशन का था, बाकी तो है ना 20, 21, 22, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 23। अब हमने देखो क्या किया, हमने राइट टू इक्वालिटी किया, राइट टू फ्रीडम किया, उसके बाद थर्ड राइट क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन, ये देखिए, पहले पिक्चर देखिए फिर बात करेंगे। पिक्चर देखिए, ये पिक्चर में क्या है, बच्चा लेबर कर रहा है, ठीक है, और बच्चे लेबर कर रहे हैं, और दूसरी साइड क्या है, किडनैपिंग के केसेस। तो आपको पता है मूवीज़ में, सीरियल्स में आप देखते हो, तो एग्जैक्टली वही चीज़ ये आर्टिकल हमें बताता है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, ये बोलता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। 23 ने एक तो बच्चों का ट्रैफिक क्या होता है, बेचने से रिलेटेड, ठीक है, कि बच्चों को, चाहे वो मेल चाइल्ड हो, गर्ल चाइल्ड हो, उनको ये लोग अपने फ़ायदे के लिए बेच देते हैं, ठीक है, या फिर उनसे फोर्स्ड लेबर करवाते हैं, तो वो चीज़ है, वो बैंड है, इसके अंदर प्रोहिबिटेड है। उसके बाद आर्टिकल 24 वो क्या बोलता है कि 14 साल की उम्र से नीचे के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करवाता है अगर कोई, तो वो क्राइम है, उसके लिए आप पनिशेबल हो, ठीक है। तो आर्टिकल 23 एंड 24 ये एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमने पढ़ा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन वी केम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
किस आर्टिकल के अंडर है? 25 to 28, ठीक है। इसमें कितने रहेंगे? 25, 26, 27, 28, ठीक है। तो पहला है आपके पास राइट कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, फिर अगर आपने कोई धर्म अपनाया तो उसके कुछ अफेयर्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है, मना सकते हो। उसके बाद आपको फ्रीडम है कि आप उसके लिए कुछ चंदा वंदा जो भी पे करना चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। आपको पता है इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष देश, ठीक है। यानी कि स्टेट है, जो नेशन है, वो आपके रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि इंडिया डजंट प्रमोट एनी रिलीजन। सो इससे कब सबकी आपको फ्रीडम है। एंड 28 क्या कहता है कि आपको किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, सर्टेन कह रहा है, सभी में नहीं, सर्टेन कुछ होता है देश में, कुछ स्कूल्स होते हैं जो किसी रिलीजन से प्रेरित होकर बनते हैं, ठीक है, जैसे डीएवीज हो गए या फिर अपोलो अकेडमीज हो गई, ठीक है, अकाल अकेडमीज हो गई। तो कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके होते हैं, तो वहाँ पे वर्शिप की आपको इजाज़त होगी कि आप किस धर्म को या किसकी रिलेटेड आप वर्शिप करवाना चाहते हो स्कूल में, ठीक है। तो ये 25 से 28 रिलीजन से रिलेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो 5th आर्टिकल है वो क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ठीक है, ऑफ किसकी? माइनॉरिटीज़। हमारे देश में कुछ हैं अल्पसंख्यक समुदाय, उनकी जो एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स प्रोवाइड करता है 29 to 30 आर्टिकल। 29 क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, उनके हित में जो भी उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी और उनके जो भी प्रिविलेजेस हैं, उनके राइट्स हैं, वो उनको दिए जाएंगे। एंड 30th आर्टिकल क्या बोलता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उनके पास ये राइट भी होगा कि वो अपने अकॉर्डिंगली अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको जैसे भी वो चाहे रन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया यहाँ तक। अब लास्ट की बात करते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको आप बोलते हो ना, क्या बोलते हो? संवैधानिक उपचारों का, ठीक है, अधिकार, ऐसे ही होता है हिंदी में। तो वही है ये। इसको BR अम्बेडकर ने क्या बोला है? इसको बोला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको उसका दिल और आत्मा बोला है। सो इट्स अ वेरी प्रीशियस, एक तरह का वॉच डॉग है ये डेमोक्रेसी का, जैसे प्रेस को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ प्रकार की रिट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ, वो रिट्स कौन सी हैं। मान लीजिए कोई आपके अधिकार छीन रहा है, आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में शरण ले सकते हो कि मुझे मेरे राइट्स दिलवाए जाएं। तो कोर्ट उनके बेसिस पर 5 रिट्स क्या कर सकती है? सैंक्शन कर सकती है। हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चरी, क्यो वारंटो। बट यहाँ पे ऑर्डर गलत लिखा है, ये 4th होगा और ये 5th। ऑर्डर क्यों मायने रखता है इनका? खुद मेरे एक बार एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन कि आप इन्हीं सभी रिट्स को सीरियल ऑर्डर में लगाएं, ABCDE, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पहला कौन सा है? हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडामस, 3rd है प्रोहिबिशन, 4th है क्यो वारंटो एंड 5th है सर्चरी। ओके, तो ये रिट्स हैं जो आपके अधिकारों को बचाने में, सेव करने में आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 40। वो क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अगर बात आ जाए कि पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 40, ठीक है, 40। इसको कैसे याद रख लोगे? मान लीजिए आप कहो कि जब एक विलेज में 40 बंदे इकट्ठे हो जाए तो पंचायत बन जाए, होता नहीं ऐसा। बट हमें याद करना है ना, ट्रिक बनानी है। 40 बंदों ने इकट्ठे होकर विलेज में पंचायत बनाई। इससे पहले मैंने ऐसी कोई ट्रिक नहीं दी थी, क्योंकि मुझे पता है आप इजीली वो सब याद कर लोगे। और वैसे भी सौम्या मैम ने आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो ट्रिक्स के ऊपर ट्रिक्स तो काम नहीं आएंगी ना। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अपनी ट्रिक्स को, जो भी है। तो आर्टिकल 40 है, वो क्या कहता है कि 40 बंदे इकट्ठे होंगे, पंचायत बन जाएगी, ठीक है। तो आप इसको माइंड में रखना, कहीं ना कहीं अपने पिक्चर बना लीजिए, छोटा सा विजन। उसके बाद आर्टिकल 46, ये क्या बोलता है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। जो भी हमारे समाज के SC, STs और वीकर सेक्शंस हैं, उनके प्रमोशन के लिए, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ये आर्टिकल 46 ये उसको प्रोवाइड करता है प्रमोशन को, ठीक है।
तो वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता, पंचायत वाला आ सकता है, ये थोड़ा कम है, तो इसको इतना याद करने का बर्डन मत लेना प्लीज़, ओके। उसके बाद आर्टिकल नंबर 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी देखिए, जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, जो भी हमारी लोकसभा हो गई, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो रूल वगैरह बनाते हैं ना, तो उसको मैं आपको ना एक तरह से जो सिस्टम है हमारा, उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझाती हूँ। एक होती है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ये आप चाहें तो ड्रॉ कर लीजिए, लेजिस्लेचर होती है। सेकंड क्या होती है, एग्जेक्टिव, इसको एग्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। इन सबका अलग रहना जरूरी है अगर डेमोक्रेसी के अस्तित्व को बनाए रखना है। लेजिस्लेचर क्या करती है, कानून बनाती है, जो भी हमारी ये लोकसभा राज्यसभा मिलकर, पार्लियामेंट हो गई एक किस्म की, जो भी मिलकर रूल बनाती है, लेजिस्लेचर हो गई। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, ये क्या करते हैं, उस रूल को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने वाला ब्रांच अलग हो गया। उसके बाद जुडिशरी, न्यायपालिका, इसका अपना अस्तित्व अलग होता है, ठीक है। तो यही है कि ये जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 50 क्या करता है, सेपरेट कर रहा है। मान लीजिए कोई चीज़ है, उसको हमने कह दिया कि अलग अलग हो जाओ, 50-50 हो जाओ, तो आर्टिकल 50 वही कह रहा है कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव अलग अलग हो जाओ, 50-50 हो जाओ, ठीक है। चलिए 51A, ये इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को याद होगा ये अच्छे से। फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से ली थी, मैंने आपको सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वीडियो में करवाया था। फंडामेंटल ड्यूटीज किससे ली थी हमने, रशिया से, यानी यूएसएसआर भी कह सकते हो या रशिया भी कह सकते हो, ठीक है। इनसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितनी आई है, टोटल 11 है, और आपको मुझे बताना कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी थी, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो न्यू बनी थी, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड ऑन की थी, तब हमने 10 की थी, बट बाद में हमने इसको 11 कर दिया। 11th कौन सी है, वो आंसर आप दोगे। चलिए उसके बाद आर्टिकल 52 से 62 तक, ठीक है। चाहती तो मैं अलग अलग भी बना सकती थी, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट इजी हो याद करना, तो जो आप याद रखिए 52 से मान लीजिए 52 से 62 तक जितने भी आर्टिकल हैं, 52, 62, 10 हो गए, वट एवर 10, 11 जो भी हैं, 52 से 62 तक कितने हैं वो, उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब, देश के राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो उनके आर्टिकल हैं। 52 क्या बोलेगा कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ नेशन, ऐसे करके, ठीक है। 53rd क्या बोलेगा कि जो भी देश का शासन है वो राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें सारी पावर है किसमें निहित हो जाएगी, वो राष्ट्रपति में हो जाएगी। उसके बाद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट होगा, पहले बोलता है कि प्रेसिडेंट होगा, दूसरे आर्टिकल में बोलता है कि प्रेसिडेंट के नाम पर सारे देश का शासन चलेगा, ठीक है, उसको शक्ति प्रोवाइड करता है। थर्ड में बोलता है कि उसको चुना कैसे जाएगा, उसका फिर इलेक्शन होगा। फिर ऐसे ही एक दो इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन नहीं किए हैं। उसके बाद 57th है, वो बोलता है कि एलिजिबिलिटी, राष्ट्रपति तो बनना है, एलिजिबिलिटी क्या है उस बंदे की, फिर उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फिर ओथ कि उसको जो शपथ है वो, ये याद रखिए आप, शपथ आ जाता है कई बार, और इम्पीचमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट का प्रोविजन किस आर्टिकल में, 52, ठीक है। 52 में राष्ट्रपति का प्रोविजन है, उसका ऑथ है जो 60 में है, और उसका इम्पीचमेंट, उसको निकालने का जो तरीका है, महाभियोग का तरीका, वो 61 में है, ठीक है। इतना याद रहेगा। अब देखिए राष्ट्रपति जी ने तो ले लिए 52 से लेकर 62 तक के आर्टिकल सारे। अब स्टार्ट होता 63। ये जो पिक्चर है मैंने आपके लिए जानबूझकर यहाँ पे ऐड की है ताकि मैं आपको बता सकूं कि अभी तक हमारे देश में 14 प्रेसिडेंट्स हो चुके हैं, एंड जो 14th हैं प्रेजेंट हैं वो कौन है, रामनाथ कोविंद। फर्स्ट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड थे, और पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। तो ऐसे ये आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देनी होती है मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल। तो 63rd से लेके 70 तक, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो 63 से 70 तक सारे उन्हीं की हैं। तो 63rd में किसकी है प्रोविजन, वाइस प्रेसिडेंट की। फिर वो एक्स ऑफिसियो ऑफ राज्यसभा, आपको पता है ना, वो राज्यसभा का पदेन, वो चेयरमैन होगा, कुछ ऐसे होता है, वो है। तो उसके बाद उनका ओथ है, ठीक है। बस आप इतना ही याद रखिए कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, 63, ठीक है, 63 से 70 तक। उसके बाद 72,
ये 72 है जो 72nd है आर्टिकल, ये किससे डील करता है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। आपको पता है राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जिसमें वो किसी भी व्यक्ति जिसको मान लीजिए सज़ा हो गई है तो उसको वो क्षमा कर सकता है, उसकी सज़ा को थोड़ा सस्पेंड करवा सकता है, थोड़ा कम करवा सकता है, ठीक है। तो ऐसा होता है उनके पास, राइट। बट वो ये कब होता है? ऐसा नहीं है कि किसी ने मर्डर कर रखा है और आप बोलो कि छोड़ दो इसको, या ये टेररिस्ट है इसको छोड़ दो, माफ़ कर दो, ऐसा नहीं है। जस्ट छोटी मोटी कोई उनसे गलती हो गई और उनको सज़ा मिल गई हो, ठीक है, जो ज़्यादा बड़ी कोई गलती ना हो उनकी, ठीक है, या फिर कोई छोटा मोटा कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ना फॉलो किया हो, देन ये अप्लाई हो जाता है 72। उसके बाद 74th, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर से, हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। 74 आर्टिकल क्या कहता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द पीएम प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। कि एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और उनका हेड कौन होगा? पीएम। और ये किस लिए होगी? ये प्रेसिडेंट को हेल्प करेगी, एडवाइस करेगी, ठीक है। तो 74th आर्टिकल किससे रिलेटेड है? ये पीएम से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75th आर्टिकल, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए 74th कहता है कि प्राइम मिनिस्टर होगा, काउंसिल होगी, अब उनका अपॉइंटमेंट भी तो होगा ना किसी तरह, उनको चूज कैसे किया जाएगा? तो उसका प्रोसीजर है यहाँ। उसके बाद 76th अटॉर्नी जनरल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है 76, ठीक है। उसके बाद 78th, ये क्या कहता है कि ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग और इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में कड़ी का काम करता है, लिंक का काम, ठीक है। तो वही है, तो प्रेसिडेंट को जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा वो प्राइम मिनिस्टर करेगा, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, मान लीजिए 74 से लेकर 78 तक, ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड हैं, जिसमें अटॉर्नी जनरल भी आ जाता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 79, ये किससे रिलेटेड है? पार्लियामेंट से। देखिए घूम फिर के सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं। हमने क्या बात की कि 52 से 62 तक कौन कौन किसके आर्टिकल हैं? प्रेसिडेंट के। 63 से 70 तक किसके आर्टिकल हैं? वाइस प्रेसिडेंट के। और 74 से 78 तक किसके थे? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब 79 किससे डील कर रहा है? पार्लियामेंट से। और जब पार्लियामेंट है तो उसके दो सदन भी हैं, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, ठीक है। तो 79 कहता है कि पार्लियामेंट होगी, फिर 80 बोलता है कि एक अपर हाउस होगा, 81 कहता है कि लोअर हाउस होगा, ठीक है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे चार्ट एक आपके लिए प्रेफर किया आपको पढ़ाने के लिए। देखिए पार्लियामेंट है, उसके दो सदन होंगे, उसमें क्या होगा? एक होता है, ये देखिए ये है आपका अपर हाउस, ये है आपका लोअर हाउस। अपर हाउस को राज्यसभा भी बोलते हैं और लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसको काउंसिल ऑफ ये स्टेट्स लिखा है, इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी बोलते हैं, इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, ठीक है। बस आप लोअर हाउस को लोकसभा से कनेक्ट कर लीजिए, लोअर हाउस एल और लोकसभा भी एल, ठीक है, ओके। जो राज्यसभा है उसमें 250 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, 12 नॉमिनेटेड हो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने मेंबर नॉमिनेट करता है? तो 12 करता है। और एज इट इज़ लोकसभा में कितने करता है बताइए मुझे? वो लोकसभा में 2 नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो इसके मैक्सिमम 545 से ज़्यादा नहीं होंगे। वैसे एक्चुअली प्रोविज़न ये 552 का था, बट थोड़े बहुत चेंजेस की वजह से ये 544 का स्टैटिक्स चल रहा बहुत टाइम से, तो उन्होंने प्रोविज़न कर दिया कि 545 मैक्सिमम होंगे और इधर 250 मैक्सिमम होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और टेनर पता ही है आपको, इनका टेनर कितना है लोकसभा का? 5 ईयर, और इसका होता है 6 ईयर, है ना। आपको पता ही है कि 2/3 मेंबर हैं जो वो रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 6 ईयर्स, राइट। वैसे ये परमानेंट हाउस है, ये कभी ऐसा नहीं है कि आपने राज्यसभा भंग कर दी, लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है, परमानेंट हाउस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हो गया 79, 80, 81, पार्लियामेंट, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 89, ये किससे बात करता है? अब हमने बात की कि लोअर हाउस होगा, अपर हाउस होगा, उनके चेयरमैन वगैरह भी तो होंगे ना। अब देखिए जो आर्टिकल 89 है वो किसकी बात करता है? वो कहता है कि चेयरमैन
और डिप्टी चेयरमैन होगा किसका, राज्यसभा का। पहले राज्यसभा की बात है ना, आपको याद रखना है 80 आर्टिकल और 89 ये राज्यसभा का है, इसमें राज्यसभा होगी और इसमें कहा है कि राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होगा, ठीक है। उसके बाद लोकसभा का 81 और उसका एक स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा, तो वो 93 में है। यानी कि 81 और 93 ये एक दूसरे से असेंबल हो रहे हैं, ठीक है, एसोसिएट हो रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 110, ठीक है, 110 नंबर का आर्टिकल है जो वो किसकी बात करता है, वो मनी बिल्स को एक्सप्लेन करता है, मनी बिल्स। यहाँ पे आपको मैं बिल बता देती हूँ दोस्तों। बिल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है मनी बिल, देखिए इसको एक मनी बिल को ही अलग कैटेगरी में रखा है, और दूसरी तरफ होता है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। इसे खासियत क्या है कि जो मनी बिल है वो ओनली एंड ओनली कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू लोकसभा, इसको सिर्फ आप लोकसभा में डायरेक्टली सिर्फ लोकसभा में ही पेश होगा ये, ठीक है। बट जो ऑर्डिनरी बिल है ये राज्यसभा में भी आप पेश कर सकते हो और लोकसभा में भी, ठीक है, इतना फर्क रहेगा। और इसको कौन करता है, मनी बिल को जो प्रेजेंट करता है लोकसभा में, वित्त मंत्री करता है, ठीक है। उसके लिए वो बाकायदा परमिशन लेता है प्रधानमंत्री से, देन वो उसको लोकसभा में वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर उसको पेश करता है। बजट देखा है आप लोगों ने, हर साल बजट पेश होता है, तो मनी बिल हो गया। उसके बाद ऑर्डिनरी बिल है, ये राज्यसभा में भी कोई भी पेश कर सकता है और लोकसभा में भी, ठीक है। जब बिल पेश हो गया है, आपको पता ही है, बिल पेश हो गया, उसके ऊपर थोड़ा मान लीजिए अब कोई भी ऑर्डिनरी बिल है, मान लीजिए ट्रैफिक के रूल से रिलेटेड राज्यसभा या लोकसभा में एक बिल पास नहीं हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके ऊपर बहस होती है, काम चलता है, उन लोग वो साइन कर देते हैं, उसके बाद वो दूसरे हाउस में चला जाता है साइन होने के लिए। अगर उन्होंने साइन नहीं किया और वो दोबारा वापस आ जाता है, फिर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, दोबारा साइन होने के लिए जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा से साइन होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको साइन कर देते हैं, अगर वो चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी कभी से छोटी मिनी मैक्रो कोई वीडियो लेकर आएंगे और आपको प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स के बारे में समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर्स होती हैं कि वो चाहे तो वो मना कर सकते हैं, पॉकेट वीटो वगैरह, कि मुझे तो करना ही नहीं पास, जो करना है कर लीजिए, कुछ ऐसा भी होता है। चलिए, आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, उसका आपका दिल से आभार, थैंक्स। एंड जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनका कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।